टू ऑल ऑफ यू, कैसे हो? आई होप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। इस लेक्चर से पहले क्लास 9th के लिए मैंने 3 लेक्चर्स और बनाए हैं। फर्स्ट लेक्चर था कंप्लीट स्लॉट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मैंने पूरी केमिस्ट्री का एक बेसिक फंडामेंटल चार्ट बना करके आपको बताया था, जिसपे अबाउट 200 व्यूअर्स अभी तक आ चुके हैं। ये व्यूअर्स आपके थ्रू आए हैं, ठीक है। सेकंड वीडियो जो मैंने बनाया था मैटर इन सराउंडिंग का फर्स्ट लेक्चर आया था, जिसमें मैटर एंड देयर कैरेक्टर का हमने डिस्कशन किया था। थर्ड हमने वीडियो बनाया था स्टेट ऑफ मैटर का, जिसमें हमने मैटर के जो स्टेट्स होते हैं उसका हमने प्रॉपर क्या किया था, डिस्कशन किया था, ठीक है। ये जितने भी अभी तक वीडियोज आए हैं आई होप आपने वॉच किया होगा। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आप एक बार जरूर वॉच करें, ठीक है। दूसरी कि ये चैनल जो है वो काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि ये आपका सपोर्ट है और मेरे द्वारा किया जाने वाला जो भी कंटेंट है वो आपको काफी अच्छा लगता है। अबाउट हम लोग इस चैनल पे 450 प्लस सब्सक्राइबर को अभी तक ला चुके हैं और अबाउट 450 स्टूडेंट इस चैनल से स्टडी करते हैं। व्यूअर्स अबाउट अभी तक हमारे पास 15,000 प्लस व्यूअर्स अभी तक इस 2 मंथ में यहाँ पे स्टूडेंट्स अबाउट 15,000 स्टूडेंट इस चैनल पे आ चुके हैं, अपने व्यू को करते हैं। वो किसी भी माध्यम से आए, वो सब्सक्राइबर हो, अनसब्सक्राइब हो, लेकिन वो आकर के व्यू करते हैं। इसके लिए आप सभी व्यूअर्स को लॉट्स ऑफ थैंक्स कि आपने मेरे इस कंटेंट को इतना अच्छा लाइक किया। अभी तक ये चैनल अबाउट 13,000 मिनट्स कंप्लीट कर चुका है, जो अबाउट 2 मंथ एंड 10 डेज के करीब में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ये आपके द्वारा मुझे मिला है, इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स को लॉट्स ऑफ थैंक्स, आप सभी सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ थैंक्स। आप ऐसे ही इस पे अपने जो भी आपका फीडबैक है वो अपना मुझे प्रोवाइड करते रहें और हमेशा इस चैनल से जुड़े रहें। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूं कि आप कम से कम 4 स्टूडेंट्स को जरूर बोलें कि आप इस चैनल पे कंटेंट आपको अच्छे मिलेंगे, आप जरूर एक बार वॉच करो, एक बार सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो इसके लिए आप हमेशा इस चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहो, अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर करते रहिए जो लोग नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इस टॉपिक होने जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। यू नो दैट एनी मैटर इज मेड फ्रॉम पार्टिकल्स। जो भी मैटर्स होते हैं वो किसी न किसी पार्टिकल से बने होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो द आयंस। ये जो पार्टिकल्स हैं या तो एटम्स के फॉर्म में होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं या फिर चार्ज पार्टिकल्स आयंस के फॉर्म में होते हैं। बट द एनी पार्टिकल विच इज सॉलिड, विच इज लिक्विड, विच इज गैस, विच इज एलिमेंट्स, विच इज compound, which is mixture, any type of a matter, every matter is made from the small particles and these particles are the fundamental unit of matter। ये आपको पता है, इतना आपको मैंने बता दिया है इसके पहले वाले लेक्चर्स में, क्लियर। इस लेक्चर में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये जो पार्टिकल्स है इनका अपना कुछ कैरेक्टर्स होगा। जैसे आपका घर बना है तो इस घर में जो भी ईंट लगा है उस ईंट का कुछ पार्टिकुलर कैरेक्टर होगा, ठीक है। आपकी बॉडी सेल से बनी हुई है तो सेल का अपना पार्टिकुलर क्या होगा, कैरेक्टर होगा। तो व्हाट अबाउट देयर कैरेक्टर, उसी का तो डिस्कशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक कैरेक्टर किसी भी मैटर का। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द मैटर इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। मीन्स देयर पार्टिकल्स कंटेन लेस और मोर स्पेस। जो भी मैटर्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच कम या ज्यादा क्या होता है, स्पेस जरूर होता है। ये डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो किस स्टेट ऑफ मैटर में हैं, क्योंकि जो उनका स्पेस है वो डिपेंड करता है कि उनके स्टेट ऑफ मैटर क्या है। क्या वे सॉलिड स्टेट में है, क्या वो लिक्विड स्टेट में है या गैस स्टेट में है। बट स्पेस तो सॉलिड में हो या लिक्विड में हो या गैस में हो होता ही है। मीन्स द स्पेस इज द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स। स्पेस जो है वो किसी भी पार्टिकल्स के होने का फंडामेंटल क्या है, कैरेक्टर है। कहता है कि जो भी स्पेस प्रेजेंट होता है उनके पार्टिकल्स के बीच, means the space present between the particles of a matter, that is called the intermolecular
स्पेस मींस जो आपके मैटर्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि दैट इज अ टाइप ऑफ मैटर, ये एक मैटर है, तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। तो ये जो स्पेस होता है ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, डिटरमाइन होता है, और इस स्पेस का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस मींस द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्लियर। तो पहला फंडामेंटल कैरेक्टर ये है कि पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। ये स्पेस लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है। इस स्पेस का नाम क्या है, तो चूंकि ये स्पेस पार्टिकल्स के बीच में होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, एटम्स के बीच में होता है, सो दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर मोलिकुलर स्पेस एंड ऑल्सो द इंटर मोलिकुलर स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस भी कहते हैं इसे। अगला, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेस, चूंकि किसी भी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, सो द टू सबस्टांस कैन बी इंटरमिक्स टू ईच अदर। कहता है कि मान लो कि अगर इस क्लास में जगह खाली नहीं होगा, तो इस क्लास में जब जगह खाली नहीं होगा तो बच्चों को कैसे इसमें बैठाया जा सकता है। मतलब कि आप ये जान लो कि कोई भी पार्टिकल्स को आप मिक्स करते हो, जैसे मान लो कि आपके पास एक गिलास पानी है, आप उसमें शुगर डिसॉल्व कर रहे हो, तो अगर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच अगर स्पेस नहीं हुआ होता तो फिर शुगर के पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व कैसे हुए होते। मीन्स अगर कोई पार्टिकल्स किसी दूसरे पार्टिकल्स में डिसॉल्व करता है, अगर कोई सबस्टांस दूसरे सबस्टांस में डिसॉल्व करता है, मिक्स करता है, इसका मतलब यह है कि उनके पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, स्पेस अवेलेबल होता है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, द टू पार्टिकल्स विल बी इंटरमिक्स टू ईच अदर। चूंकि कोई भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, अपना स्पेस होता है, और इसी स्पेस में जो उनके बीच के जगह होते हैं, आप जिस सबस्टांस को डालते हैं उसके पार्टिकल्स उस स्पेस में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और उसी घुलने की वजह से कोई भी दो मैटर आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं जनरली। ठीक है, ऐसा डिपेंड नहीं करता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे मैटर एक दूसरे में क्या कर जाए, इंटरमिक्स कर जाए। जैसे आप ऑयल ले लो, वाटर ले लो, तो दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं करते हैं, लेकिन वही शुगर के पार्टिकल्स वाटर में क्या कर जाता है, इंटरमिक्स कर जाता है। कहता है क्यों, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस में जो आपके शुगर के मोलिक्यूल्स हैं वो क्या कर जाते हैं, उस स्पेस में अपनी जगह को क्या कर लेते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं। मींस अगर इंटरमिक्सिंग हो रही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर स्पेस। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि हाउ कैन यू टेल दैट द टू सबस्टांस कैन बी इंटरमिक्स टू ईच अदर। आप कैसे कह सकते हो कि कोई भी दो सबस्टांस एक दूसरे में क्या कर जाए, इंटरमिक्स कर जाए। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो भी आपके मैटर्स हैं, उस मैटर्स के एटम्स के बीच, उनके मोलिक्यूल्स के बीच स्पेस होता है, और उसी स्पेस में डिसॉल्विंग सबस्टांस के मोलिक्यूल्स या एटम्स उसमें क्या कर जाते हैं, उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं, जिसके वजह से वे एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व कर जाते हैं। इसका मतलब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेस बिटवीन द मोलिक्यूल्स टू सबस्टांस कैन बी इंटरमिक्स टू ईच अदर। कहता है कि जो भी सबस्टांस है उनके बीच क्या है, उनके पार्टिकल्स के बीच इंटर स्पेस है, और उसी स्पेस की वजह से दो सबस्टांस एक दूसरे में क्या कर जाते हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, कहता है कैसे मिल जाते हैं, कहता है शुगर डिसॉल्व इन वाटर, जैसे शुगर पानी में घुल जाता है। कहता है क्यों घुल जाता है, इसलिए घुल जाता है कि जो आपका वाटर है, उस वाटर में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, शुगर। तो शुगर के जब मोलिक्यूल्स को आप वाटर में डालोगे तो दो मोलिक्यूल्स के बीच स्पेस ज्यादा है, तो ऊपर से जब शुगर का मोलिक्यूल्स आएगा तो उसके स्पेस को क्या कर लेगा, ऑक्युपाई कर लेगा, और स्पेस ऑक्युपाई करने से वो क्या कर जाएगा, एक दूसरे में इंटरमिक्स कर जाएगा। तो शुगर वाटर में डिसॉल्व होता है क्योंकि वहां पे जो वाटर होता है उसमें लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। इसके अलावा साल्ट वाटर में डिसॉल्व कर जाता है, सेम क्राइटेरिया है। पोटेशियम परमैंगनेट एक सबस्टांस होता है जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, वो भी क्या कर जाता है, डिसॉल्व कर जाता है। तो कोई पूछे कि विच सबस्टांस इज डिसॉल्व इन, व्हाई द सबस्टांस इज डिसॉल्व इन वाटर, बिकॉज दे हैव ए लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। वाटर में कोई सबस्टांस क्यों डिसॉल्व कर जाता है, या कोई सबस्टांस क्यों एक दूसरे में इंटरमिक्स कर जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस पाया जाता है। क्लियर, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं
कि जो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस का ऑर्डर क्या होता है। तो आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोजली क्या होते हैं, पैक होते हैं। तो जब सॉलिड में जब पार्टिकल्स क्लोजली पैक होंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, काफी कम होगा, नेग्लेक्टेड होगा। लेकिन लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, तो सॉलिड के रिस्पेक्ट में इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटरमोलिकुलर स्पेस लिक्विड में बाबू क्या होगा, ज्यादा होगा। गैसियस स्टेट में क्या है कि पार्टिकल्स जो है वो काफी फार डिस्टेंस पे होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। तो जब पार्टिकल्स ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो उनके बीच का स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। मींस अगर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर अरेंज करोगे तो सबसे कम अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है तो किसमें होता है, सॉलिड में होता है। इससे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस किसमें होता है, लिक्विड में होता है। और सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस किसमें होता है, गैस में होता है। मींस अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस द सॉलिड हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस। उससे ज्यादा मोर इज लिक्विड एंड द हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस इन केस ऑफ गैसेस। गैस में क्या है, सबसे क्या होता है, ज्यादा देखने को मिलता है। अब कहता है कि जो भी आपके सॉलिड स्टेट में है, जो भी सॉलिड स्टेट हैं, उन सॉलिड स्टेट्स में उनके पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस लिटिल होने की वजह से सॉलिड्स के पास डिफ्यूजन सबसे क्या होता है, नेग्लेक्टेड होता है। बात आती है डिफ्यूजन पर कि सॉलिड में क्या होता है, सबसे लिस्ट डिफ्यूजन होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, कम है। बट आपको ये भी तो जानना पड़ेगा कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन क्या होता है, फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी पार्टिकल्स का, मैटर के पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो ही क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे आप देखते हो कि कोई भी लिक्विड जो होता है वो कभी भी हायर कंसंट्रेशन से किधर बहता है, लोअर कंसंट्रेशन। मतलब जिधर सामान ज्यादा रखा है वो उधर से निकल करके जाएगा जहां पे सामान क्या है, कम है। मतलब कि ये जो फ्लो ऑफ सबस्टांस है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड क्या है, डिफ्यूजन है। जैसे आपके घर में पानी की टंकी रखी हुई है, वहां पे वाटर क्या है, स्टोरेज है। नल के पास वाटर क्या होता है, निकलता है। कहता है क्यों, क्योंकि आपके जो टंकी रखी है उसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। आपकी जो नल जहां पे आप खोल रहे हो वहां पे आप वाटर का यूज कर रहे हो, तो जहां पे कोई भी चीज यूज किया जाता है वहां पर उसकी अमाउंट क्या होती है, कम होती है। इसलिए टंकी से पानी निकल करके कहां आता है, आपके नल के पास पहुंचता है। तो ये जो फ्लो है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन है। क्लियर। तो कहता है कि ये जो फ्लो होता है, सबस्टांस का जो फ्लो होता है, फ्लो कब होगा, जब कोई भी सबस्टांस फ्लो कब करेगा, फ्लो तब करेगा ना जब उसके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो, ज्यादा हो। मान लो कि कोई चीज जब उसके बीच में जगह ही, जैसे मान लो कि दो पार्टिकल्स है और काफी चिपके हुए हैं, तो जब ये चिपके हुए हैं तो ये क्या होंगे, कभी बह करके ही नहीं निकलेंगे, दूर जाएंगे ही नहीं। तो कहता है यही रीजन है कि जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस नेग्लेक्टेड होने की वजह से या फिर सबसे लिस्ट होने की वजह से सॉलिड में सबसे कम क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। सबसे कम फ्लूइडिटी होती है, सबसे कम क्या होता है, डिफ्यूजन, सबसे कम फ्लूइडिटी, और सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है, रिजिडिटी देखा जाता है। क्योंकि पार्टिकल्स क्लोज है, तो जब कोई भी चीज नजदीक रहेगा तो वो कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। और जब वो क्लोज रहेगा तो उसमें क्या क्रिएट होगी, रिजिडिटी क्रिएट होगी, कठोरता क्रिएट होगी। तो सॉलिड के स्टेट में इंटर पार्टिकल स्पेस कम होने की वजह से रिजिडिटी सबसे ज्यादा है, रिजिडिटी सबसे ज्यादा है, डिफ्यूजन सबसे कम है, फ्लूइडिटी भी क्या है, सबसे कम है। ये सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन यहां पे अरेंज किया है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग मैटर। आपको मैं कुछ मैटर दे रहा हूं और आपको उस मैटर को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है। मैं आपको 3 मैटर दे रहा हूं, आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस के अकॉर्डिंग आप इन तीनों सबस्टांस को क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। पहला सबस्टांस है शुगर, दूसरा सबस्टांस है अल्कोहल एंड थर्ड सबस्टांस इज एयर। अब आप तीनों सबस्टांस को अकॉर्डिंग टू अरेंज कीजिए इंटर पार्टिकल स्पेस। तो आप एक चीज बताओ, शुगर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। अल्कोहल क्या होगा, दैट इज कॉल्ड लिक्विड। एंड एयर इज ए टाइप ऑफ गैस। एयर क्या होगा, गैस होगा। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में इंटर पार्टिकल सबसे स्पेस सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है, और गैस में क्या होता है, सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब कि अगर आपको इंटरमोलिकुलर स्पेस के अकॉर्डिंग अगर आपको इसको अरेंज करना हो तो सबसे
सबसे कम इंटर पार्टिकल स्पेस किसमें होगा? शुगर में। उससे ज्यादा किसमें होगा? अल्कोहल में। और सबसे ज्यादा किसमें होगा? एयर में। ये हुआ हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, कम से किधर? ज्यादा की तरफ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बोल दे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं? पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या ऑर्डर बनेगा? दैट इज सबसे ज्यादा एयर, फिर उससे कम अल्कोहल, और सबसे कम किसमें होगा? शुगर में होगा। क्लियर? तो दैट्स इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये पहला कैरेक्टर है कि जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच क्या पाया जाता है? इंटर पार्टिकल स्पेस पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस पाया जाता है। ये इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस डिपेंड करेगा कि किसमें कितना ज्यादा होगा। ये स्टेट पे डिपेंड करेगा कि कौन से स्टेट में पार्टिकल्स हैं। क्लियर? कैसे कैसे चेंज करता है वो मैंने आपको सब बता दिया। द सेकंड क्राइटेरिया बिकम्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। द एनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस, द पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। वो स्टेट सॉलिड का हो या लिक्विड का हो या गैस का हो, इससे डिपेंड नहीं करता है। वो किसी भी स्टेट का पार्टिकल्स हो, जैसे वो किसी भी स्टेट का आपका क्या हो, वो किसी भी स्टेट का पार्टिकल्स हो, उस पार्टिकल्स के बीच जैसे इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, वैसे ही कोई भी स्टेट का पार्टिकल्स हो, उस पार्टिकल्स के बीच क्या होता है? उस पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या होता है? अवेलेबल होता है। मींस द एनी स्टेट ऑफ मैटर देयर पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के पार्टिकल्स एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एंड द फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स, द फोर्स बिटवीन द टू मोलिकुल्स, द फोर्स बिटवीन द टू एटम्स, द फोर्स बिटवीन देयर पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए सॉलिड की कंडीशन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सबसे क्या होता है? हाईएस्ट होता है। कहता है क्यों हाईएस्ट होता है? इसलिए हाईएस्ट होता है कि उनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है? कम है। तो जब उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा उनके एटम्स के बीच, तो एटम्स क्या होंगे? नजदीक रहेंगे। जब एटम्स नजदीक रहेंगे तो उनके बीच फोर्स क्या होगा? ज्यादा लगेगा। तो कहता है कि सॉलिड के स्टेट में स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। लिक्विड के कंडीशन में उससे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, और गैस के कंडीशन में सबसे क्या होता है? नेग्लेक्टेड इंटरमोलिकुलर क्या होता है? स्पेस पाया जाता है। क्लियर? मींस मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स, अगर मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग सॉलिड, उससे कम लिक्विड और सबसे कम क्या? गैस। इसका अपोजिट क्या था? इंटरमोलिकुलर स्पेस था। सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में था, उससे ज्यादा लिक्विड में था, उससे ज्यादा किसमें था? गैस में था। क्लियर? अब अगर आपको अरेंज कर देना हो अकॉर्डिंग टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर अरेंज करना हो किसमें? अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना हो इंटरमोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग, अगर स्टेट ऑफ मैटर को, तो सबसे कम होगा गैस में, गैस से ज्यादा किसमें होगा? लिक्विड में, और लिक्विड से ज्यादा किसमें होगा? लिक्विड से ज्यादा किसमें होगा? सॉलिड में होगा। ठीक है? थर्ड क्राइटेरिया पे आते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मोशन। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मोशन। जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? मोशन करते हैं। वो इच स्टेट ऑफ मैटर, कोई भी स्टेट के मैटर को उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली मोशन करते हैं। द मोशन विल बी डिपेंड अपॉन देयर अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्स। अब पार्टिकल्स का कितना मोशन होगा ये डिपेंड करेगा कि उन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स कैसा लग रहा है। इन केस ऑफ सॉलिड देयर पार्टिकल्स इज नॉट बी मूव इन ए कंटिन्यूअसली बट दे कैन वाइब्रेट देयर मेन पोजिशन। नॉर्मल टेम्परेचर पे जनरली क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर पे जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लो नहीं कर पाते हैं। कहता है क्यों? क्योंकि उनके बीच क्या होता है? हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जब पार्टिकल्स के बीच ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो वो बहेंगे कैसे? फ्लो कैसे करेंगे? वे क्या करेंगे? सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर पे अपने मीन पोजीशन से क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, टू एंड फ्रो मोशन को क्रिएट करेंगे। बट करेंगे तो मोशन तो करेंगे, वो भले ही टू एंड फ्रो मोशन करे लेकिन करे। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। सॉरी, ज्यादा नहीं, क्या है? लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। इस कंडीशन में लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड में मोशन क्या होगा? ज्यादा होगा। गैस में तो आपको पता ही है नेग्लेक्टेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सबसे ज्यादा अगर फ्लो ऑफ मोशन होगा पार्टिकल्स का किसमें होगा? गैस में होगा। सो वी कैन से दैट द लिटिल डिफ्यूजन इन सॉलिड, मोर डिफ्यूजन इन केस ऑफ लिक्विड, और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होगा? गैस में होगा। मीन्स यू कैन से दैट द मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स इन ए कांस्टेंट मोशन इज नेग्लिजिबल एट नॉर्मल टेम्परेचर। मैं बोल रहा हूं क्या? नॉर्मल, ठीक है ना? मगर आप हीट वोट नहीं करें तो आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे सबसे कम मोशन ऑफ पार्टिकल सॉलिड करेगा, उससे ज्यादा लिक्विड करेगा, और उससे ज्यादा क्या करेगा? गैस करेगा। वही यहां पे लिखा भी हुआ है। ठीक है?
दूसरा, व्हाई दिस पार्टिकल्स मूव डू द मोशन, क्यों इनके पार्टिकल्स मोशन करते हैं? बिकॉज देयर पार्टिकल्स कंटेन काइनेटिक एनर्जी, इसलिए पार्टिकल्स मोशन करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के पास अपना क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। अब ये काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पास कम होता है, लिक्विड के पास उससे ज्यादा होता है, और गैस के पास क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। यही रीजन है कि सबसे ज्यादा मोशन गैस में होता है, मतलब सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैस में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम डिफ्यूजन किस में होता है? सॉलिड में होता है। क्लियर हो गया? तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर का क्या था? क्राइटेरिया था। नाउ वी कैन डिस्कसिंग द सम क्वेश्चन विच आर रिलेटेड विथ फ्रॉम एनसीईआरटी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस का यहाँ डिस्कशन करूंगा जो आपके एनसीईआरटी और इसी टॉपिक से रिलेटेड है और एनसीईआरटी बुक्स का लिया गया है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अभी आपके उस एनसीईआरटी क्वेश्चंस का मैं प्रॉपर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के थ्रू आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन मींस आप अपने 9th क्लास का जो सीबीएसई एग्जाम है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, और सीबीएसई को अगर आप एनसीईआरटी को अगर पकड़े रहोगे तो आपको अगर प्री फाउंडेशन मींस क्या, अगर ऑन फ्यूचर अगर आप डॉक्टर या फिर आप इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर आप अपना नीट का एग्जाम देना चाहते हो, तो ये बेड़ा पार आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही करा सकता है। तो मेरे सभी फ्रेंड्स, मेरे सभी स्टूडेंट्स, मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि यू विल बी ऑलवेज फॉलो द एनसीईआरटी। तो चलिए मैं आपको एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस कराता हूं दैट्स रिलेटेड विद द नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड द सम क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड फ्रॉम द 2 more लेक्चर। कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे जो पीछे वाले हमारे लेक्चर कंप्लीट हुए हैं उसमें हुआ। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कौन से सब्सटेंस जो है वो मैटर है और कौन से सब्सटेंस मैटर नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था कि दैट्स क्वेश्चन विल बी टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड दैट्स विल बी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। आप भी इसको देख सकते हो, अगर आप एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ दिए गए हैं। ये आपके लेसन नंबर 1 मैटर इन सराउंडिंग के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे आपके पार्टिकल्स ऑफ मैटर का नेचर कंप्लीट होता है, वहीं से भी क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो मैं आपको एक एक पॉइंट डिस्कस करते चलूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और आप सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दीज आर बी मैटर और नॉट, ये कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, क्या ये मैटर है या नहीं है। आप भी सेल्फ स्टार्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। क्लियर? अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो मैं हूं इसको सॉल्व करने के लिए, तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट इज दैट चेयर, क्या चेयर एक मैटर है या नहीं है? क्या एक चेयर मैटर है? तो सबसे पहले मैटर होने का आपके पास क्राइटेरिया आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस कब मैटर होगा। तो इसके लिए 2 क्राइटेरिया है कि कोई भी मैटर है, इसके लिए उसके पास मास होना चाहिए और दूसरा स्पेस को क्या करना चाहिए? ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो क्या चेयर के पास ये क्राइटेरिया नहीं है? क्या चेयर भारी नहीं होता है? होता है। क्या चेयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है? करता है। इसलिए आप ये बोल सकते हो चेयर इज अ टाइप ऑफ मैटर, इसलिए यहां पे आप टिक कर देंगे दैट इज अ टाइप ऑफ मैटर, या फिर आप वहां पे लिख भी सकते थे चेयर इज अ टाइप ऑफ मैटर। दूसरा, सेकंड पे आते हैं एयर। ठीक है, क्या एयर एक मैटर है? आप जब तक सोचिए तब तक मैं अपना इंक भी डाल लेता हूं कि क्या एयर एक मैटर है या नहीं है। माइंड लगाने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा सा दिमाग लगाइए। लॉकडाउन में दिमाग को लॉक मत कर दीजिए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए। क्या एयर एक मैटर है? बिल्कुल एक एयर मैटर है। आप फुटबॉल में एयर डालते हो तो एयर का अपना क्या होता है? वेट आ जाता है। एयर उस फुटबॉल के पूरे स्पेस को क्या कर लेता है? ऑक्यूपाई कर लेता है। तो एयर भी एक तरह का मैटर है, क्योंकि एयर के पास भी अपना मास है और एयर भी अपने स्पेस को क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। चलिए, दैट मीन्स एयर इज अ टाइप ऑफ मैटर। ये भी बात आ गई कि एयर भी क्या है? मैटर है। थर्ड पे आते हैं, लव मीन्स योर अट्रैक्शन फॉर योर पेरेंट्स या फिर योर फीलिंग्स। क्या आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो अट्रैक्शन है अपने पेरेंट्स के प्रति, जो आपका लव है अपने पेरेंट्स के प्रति, क्या वो एक मैटर है या फिर मैटर नहीं है? तो आप बोलोगे सर मैं अपने पेरेंट्स से कितना ज़्यादा फीलिंग्स रखता हूँ, कितना ज़्यादा मैं उनसे प्यार करता हूँ, इसके लिए मेरे पास कोई मापने वाली गैजेट तो नहीं है, मापने वाली आज तक तो कोई मशीन बनी नहीं है, और मैंने अभी तक ये नहीं देखा है कि मैं 500 ग्राम अपनी मम्मी को प्यार करता हूँ, 500 ग्राम अपने पापा को प्यार करता हूँ। क्या ऐसा कभी देखे हो तुम? नहीं।
लव कोई भी तरह का मैटर नहीं है, ठीक है, मीन्स लव इज ए नॉट ए मैटर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, दिस इज ए नॉट ए मैटर, ये मैटर नहीं है। स्मेल, जो तुम चीज सूंघते हो, जैसे अगर मार्केट में गए तो आप जहाँ देखते हो मार्केट में जाने के बाद से डिफरेंट टाइप के स्मेल्स के क्या मिलते हैं, हमें बॉडी स्प्रे मिलते हैं। मैं तो जब मार्केट जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कभी किधर से स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर का, कभी परफ्यूम का बॉडी स्प्रे आता है, तो कभी इधर से अलग वैरायटी का आता है, कितना वैरायटी का होता है मुझे नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि मैं बॉडी स्प्रे जनरली यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा अपना कुछ फंडा है जिसके थ्रू मैं अपने बॉडी को मेंटेन करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बॉडी स्प्रे नहीं यूज़ करता हूँ तो मेरी बॉडी गंदा बदबू देती होगी, ठीक है। तो मैं उस दूसरे जगह पे मैं दूसरा कुछ यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो स्मेल जो है क्या वो एक तरह का मैटर है या नहीं है, कहता है स्मेल एक तरह का मैटर नहीं है, क्योंकि कोई क्या बोलते हैं, अगर कोई जिलेबी है तो जिलेबी कितना ग्राम स्मेल कर रही है ये कभी आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, तो आप स्मेल को मैटर मान ही नहीं सकते हो। स्मेल इज ए नॉट ए टाइप ऑफ मैटर। चलो, तो ये पीस फील हो गया कि स्मेल भी एक मैटर नहीं है। हेट, क्या हेट एक मैटर है, कहता है कि आप किससे 1000 ग्राम हेट करते हो, ऐसा कभी सुना है? आप अपने दोस्त को बोलो कि मैं तुमसे 500 ग्राम हेट करता हूँ, कभी नहीं। या कभी बोले हो कि मैं तुमसे 1 लाख ग्राम तुमसे क्या करता हूँ, हेट करता हूँ। ये बोल सकते हो कि मैं अब तुमसे 1000 गुना तुमसे ज्यादा हेट करता हूँ, ये गुना बोल सकते हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में बोल सकते हो, बट ग्राम के फॉर्म में नहीं बोल सकते। और कितना दूर तक तुम हेट करते हो ये भी नहीं बोल सकते। तो हेट इज ए नॉट ए टाइप ऑफ मैटर, हेट भी कोई मैटर नहीं है, तो हेट को भी काट दो। एलमंड जानते हो, एलमंड आपको शायद पता होगा, जो बादाम होता है उसी को, बादाम को हम क्या कहते हैं, एलमंड। जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे आप देखते हो कि आप एक तरह का तेल यूज करते हो, बजाज एलमंड ड्रॉप। तो बजाज एलमंड ड्रॉप, एलमंड क्या होता है, जो बादाम का तेल निकलता है, दैट इज कॉल्ड एलमंड, मीन्स एलमंड ऑयल उसको बोलते हैं। और एलमंड किसे बोलते हैं, बादाम को ही क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एलमंड्स बोलते हैं। तो एलमंड्स का वेट भी होता है, बादाम आप मार्केट से लेते हो तो वेट होता है, जगह ऑक्यूपाई करता है। एलिमेंट्स एक तरह का क्या है, मैटर है। नेक्स्ट, कोल्ड, ठंडी। क्या ठंडी कभी मैटर हो सकती है? क्या कभी किसी को सुने हो कि वो बोला हो कि मुझे 500 ग्राम ठंडी लगती है, मुझे 100 ग्राम ठंडी लगती है? अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो क्या आपने कभी किसी को बोला था क्या कि मुझे 100 ग्राम ठंडी लग रही है? कभी नहीं बोल सकते। तो कोल्ड एक मैटर नहीं है, कोल्ड मैटर नहीं है। थॉट्स, आप क्या सोचते हो तो वो आपका मैटर है? नहीं, आपकी थॉट्स भी मैटर नहीं है, ठीक है। क्या आपकी कोल्ड ड्रिंक्स मैटर है? बिल्कुल आपकी कोल्ड ड्रिंक्स मैटर है, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक्स मैटर है, क्योंकि आप देखते हो कि आप 100 ml का कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, 200 ml का लेते हो, 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, तो मास तो है ना, उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। अब 100 ग्राम 200 ग्राम की आप जो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो उसका आप वजन कर दोगे तो ग्राम में भी वजन आ जाएगा उसका, ठीक है ना। तो कोल्ड ड्रिंक्स का भी अपना क्या होता है, मास होता है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिस बोतल में डालते हो उसका स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कोल्ड ड्रिंक्स मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, क्या परफ्यूम का स्मेल है मैटर? नहीं, ये मैटर नहीं है। तो आपने देखा कि यू कैन सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, विच सब्सटेंस इज मैटर एंड विच इज नॉट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट गिव द रीजन फॉर फॉलोइंग। आपको एक रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है। पहला क्वेश्चन है द स्मेल ऑफ ए हॉट सीजनिंग फूड रीचेज टू द सेवरल मीटर। कहता है जब कोई चीज गर्म होता है, जब कोई खाना गर्म होता है तो उसका स्मेल काफी दूर तक चला जाता है, लेकिन अगर वही खाना अगर ठंडा हो जाए तो वो क्या होता है, उसका स्मेल काफी स्मॉल डिस्टेंस तक ही पहुंच पाता है। ऐसा क्यों कि जब वो खाना गर्म है तो उसका स्मेल लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है। जिससे देख लो कि तुम्हारे आसपास में जब चिकन वगैरह बनता है तो वो जब गर्म होता है या बनाते हो तो उसका स्मेल दूर तक चला जाता है, लेकिन वही चिकन जब ठंडा हो जाता है तो उसका स्मेल एक रूम से दूसरे रूम में भी नहीं पहुंच पाता है, एक जगह से दूसरे नहीं पहुंच पाता। कहता है क्यों, ऐसा क्यों हुआ? कहता है इसलिए होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट आप हीट करते हो तो उसके मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। मींस जब वो चीज गर्म होता है तो जो उसके मोलिक्यूल्स जो वेपर स्टेट में है, वो वेपर स्टेट के जो मोलिक्यूल्स हैं उसमें हाइयर डिफ्यूजन होता है। means the particles in hot state the particles can be contain the maximum diffusion। जब पार्टिकल्स को गर्म करोगे तो पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। पार्टिकल्स काफी दूर दूर तक क्या करते हैं, फैलते हैं। जैसे अगरबत्ती है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो जब गर्म होंगे तो अगरबत्ती का स्मेल पूरे दूर दूर तक फैल जाता है। कहता है क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का इस समय टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनका काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा
तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, दूर दूर तक क्या करेंगे, फैलेंगे। लेकिन अगर वो धीरे धीरे ठंडा होते जाएंगे तो क्या होगा, उनका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। जब उनका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, लेस डिफ्यूजन होगा, और जब डिफ्यूजन कम होगा तो क्या करेंगे, स्मॉल डिस्टेंस तक ही क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। तो इसका एक वर्ड में कोई आंसर पूछे कि क्या रीजन है, तो आप वो ऐसे बोलेंगे, ड्यू टू द मैक्सिमम डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स इन केस ऑफ ए हॉट स्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स दे कैन टेक द लॉन्ग डिस्टेंस। गर्म जब ऑब्जेक्ट होती है तो वहां पे उनके पार्टिकल्स के बीच मैक्सिमम डिफ्यूजन होता है, लार्ज नंबर ऑफ डिफ्यूजन होता है, जिससे वे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। बट व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी डिक्रीजेज, सो देयर स्पीड विल बी डिक्रीजेज। ठीक है, जब वही ऑब्जेक्ट ठंडा हो जाएगा तो उसके पार्टिकल्स का डिफ्यूजन कम होगा, और जब उनके पार्टिकल्स का डिफ्यूजन कम होगा तो पार्टिकल्स स्मॉल डिस्टेंस ही क्या कर पाएंगे, ट्रेवल कर पाएंगे। तो इसका आंसर ये होगा, due to largest diffusion of particles in hot sizzling food, so their smell reaches long distance. But if the same food cool down, then rate of diffusion decreases, so a smell take the small distance। ठीक है, इसका मीनिंग्स ये हुआ कि ड्यू टू द लार्ज डिफ्यूजन इन देयर पार्टिकल्स, जब ऑब्जेक्ट क्या है, गर्म है, तो उनके पार्टिकल्स के बीच क्या होगा, लार्ज डिफ्यूजन होगा, जिससे उसके पार्टिकल्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और जो उसका स्मेल होगा वो काफी दूर तक जाएगा। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट ठंडा हो जाएगा तो उनके पार्टिकल्स में लेस डिफ्यूजन होगा, जिससे स्मेल क्या होगा, काफी कम से कम डिस्टेंस तक ही क्या कर पाएगा, ट्रेवल कर पाएगा। चलिए, तो दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ए ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन ए स्विमिंग पूल। क्वेश्चन है, आपको इसका भी रीजन बताना है। ए ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। एक ड्राइवर है जो क्या कर सकता है, स्विमिंग पूल में वाटर को क्या कर सकता है, काट सकता है। इसे स्कूबा ड्राइवर देखे हो आप लोग, जो पानी में तैरने वाला एक तैराक है, वो पानी में क्या कर सकता है, पानी में वाटर के डायरेक्शन को क्या कर सकता है, काट सकता है। मतलब अपना डायरेक्शन क्या कर सकता है, पानी में मोड़ सकता है। ठीक है, तो कहता है कि ए स्कूबा ड्राइवर, ठीक है, ए ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन ए स्विमिंग पूल। इसका मतलब समझ लो, कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल मतलब समझ लो कि एक ड्राइवर मतलब एक स्कूबा ड्राइवर जो पानी में तैरने वाला तैराक है, वो पानी में अपने डायरेक्शन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। मतलब पानी को क्या कर सकता है, काट सकता है बीच से। कहता है इसमें पार्टिकल्स का कौन सा नेचर दिखता है। आप किसी ऑब्जेक्ट को काट दो, समझ रहे हो ना, आप किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ दो, उसको काट सको, तो इसमें पार्टिकल्स का कौन सा नेचर दिखता है। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को काट दो, उसमें पार्टिकल्स का ये नेचर दिखता है कि पार्टिकल्स के बीच क्या है, पार्टिकल्स के बीच क्या है, उसके पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। आप किसी के बीच, दो चीजों के बीच अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, तभी तो आप उसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, उसको अलग अलग क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स का नेचर क्या है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स का नेचर ये है कि उनके पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, लार्जेस्ट इंटरमोलिकुलर क्या, सॉरी लार्जेस्ट बोल रहे हैं, वीकेस्ट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो अपने हैंड से क्या कर रहा है, उसके डायरेक्शन को क्या कर दे रहा है, मूव करा दे रहा है। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, कोई एक प्रॉपर्टीज दिखना है तो कोई एक प्रॉपर्टीज में आप यहां पे लिख सकते हो, ड्यू टू ए स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स या मोलिकुल्स of water, driver is
एबल टू कट इन स्विमिंग पूल। ठीक है, कहता है कि एक स्कूबा डाइवर वाटर में उस वाटर के डायरेक्शन को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है या अपने खुद घूम सकता है। इसलिए घूम सकता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, वीक है। तभी तो वो क्या कर रहा है, वो फोर्स को इजीली अपने हाथ से क्या कर दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है, या हाथ से उसको क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता तो आप उसको कभी भी अलग नहीं कर पाते। जैसे मान लो कि तुम जा रहे हो और रास्ते में ईंट पड़ गया और तब तुम सोचो कि उसके डायरेक्शन को आप क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो, नहीं करा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो ईंट के पार्टिकल्स हैं उनके बीच क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग है, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हो, उसको रोटेट नहीं करा सकते हो, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, उसको कट नहीं कर सकते हो। ठीक है, थर्ड आपका क्राइटेरिया है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये आपको मैंने अभी बताया है कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये आपको खुद से ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है, आप इसे जरूर कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगेगा, इंफॉर्मेटिव लगेगा। एनसीईआरटी का हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कम्स फ्रॉम द रिलेटेड विद चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर। मतलब इस चैप्टर का सेकंड लास्ट हम लोग आपका लेक्चर लेकर के अगले वीडियो में आ रहे हैं। तब तक के लिए आप अपना वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो या फिर लेक्चर्स में आपको कोई बातें समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा, आप हमेशा वीडियो पर जितना अच्छा व्यू कर रहे हैं उससे जब भी आप वीडियो वॉच करें तो वीडियो वॉच करने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फॉर माय ऑल स्टूडेंट्स। जय हिंद।